हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में, जो कि पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, मैं बात करूं तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और उदय प्रताप कॉलेज के लिए आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं बताऊं आपको कि टॉप 200 एमसीक्यू हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिस भी सिलेबस में आपकी पॉलिटी पूछी जाती है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे वीडियोस के लिए, उन सारे एग्जाम के लिए, उन सारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं बता दूं आपको कि अगर आपने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं जाना है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप पर। ठीक है, तो डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आप जो है इसका फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, डीएनएस एजुकेयर ऐप, आप फ्री सेक्शन में जाइएगा, उसमें डीएनएस एजुकेयर ऐप के उसमें आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। एकदम आराम से उसको रिवीजन आप दोबारा बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, क्योंकि अभ्यास ही व्यक्ति को सफल बनाता भी है और अभ्यास ही कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये याद रखिए कि कोई भी अगर आईएएस पीसीएस भी बनता है ना, तो वो एक किताब को 10-12 बार पढ़ता है, 10 से 15 बार पढ़ता है। मतलब कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक बार पढ़ाई कर ली, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको याद हो जाए। 2-3-4 बार 5 बार उसको पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, ये बात याद रखिएगा। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़िए लेकिन आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ये नहीं कि पता चले 200 पेज एक दिन में पढ़ लिया, फिर अगले दिन पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। 10 पेज पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, आज का पहला और बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस ऑफ पर्सनल लिबर्टी? तो दोस्तों, पर्सनल लिबर्टी की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है ये। और पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट तो है ही। और मैं अगर बात करूं इसकी, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मैंडमस, जिसको परमादेश कहते हैं, हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। ठीक है, यही 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें से एक करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों हेबियस कॉर्पस जो होता है, ठीक है, हेबियस कॉर्पस जो होता है, ठीक है, इसमें कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को आप गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को यह छूट दी जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष रिट दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनसे पूछता है, जो भी गिरफ्तार किए गए जितने भी ऑफिसर है जिन्होंने गिरफ्तार किया है, उनसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछता है कि आपने किस बेसिस पे इनको गिरफ्तार किया है। इनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर इनकी दोष नहीं होती है तो न्यायालय वहीं पर इनकी गिरफ्तारी को अमान्य कर देता है और इनको एक तरह से छुट्टी दे देता है, इनको गिरफ्तारी से निजात दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण एक तरह से निजी स्वतंत्रता का आधार है। पर्सनल लिबर्टी एक हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल 21 में पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है ना, जो स्वतंत्रता होती है वो होनी चाहिए किसकी? पर्सनल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में दी गई है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। और इसी में दोस्तों मैं बात करूं तो राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 में ही निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी की भी बात की गई है। राइट टू प्राइवेसी यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी रखने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 21 में ये कहा गया है। इसको हिंदी में निजता का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निजता का अधिकार कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन ये लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। द लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो मैं अगर बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र सबसे हाईएस्ट व्याख्याता जो है, जो इंटरप्रेट करता है संविधान को, उसका ध्यान रखना दोस्तों, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है दोस्तों, वो अंतिम एपेक्स कोर्ट होता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान में लिखे गए प्रत्येक अनुच्छेद यानी प्रत्येक आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कोई जरूरी नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं वही वो मतलब हो, उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल लिखे गए हैं, क्या जो आपने सोचा है क्या वही लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर क्या फैसले देता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो है डिसीजन देता है किसी भी आर्टिकल पे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए एक्सप्लेन करने का, मैं बात करूं एक्सप्लेन करने का या इंटरप्रेट करने का अधिकार किसी को है, वो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है। इसी मामले में मैं एक बात और बता दूं आपको, इसी तरह यूएसए में एक मामला हुआ था, वहां के साउथ के 7 स्टेट ऐसे थे दोस्तों, अमेरिका के साउथ के 7 स्टेट ऐसे थे जो कि अमेरिका के देश से इंडिपेंडेंट चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिल जाए अमेरिका से और हम एक नया देश मिलकर बनाएंगे। वहाँ के 7 ऐसे स्टेट थे, ठीक है ना। टेक्सास जिसमें कि एक स्टेट था। तो उसमें क्या हुआ कि दरअसल इसका वजह यह था कि उस समय अब्राहम लिंकन जो है प्रेसिडेंट बनने वाले थे, और उन्होंने वादा कर रखा था वहाँ की जनता से कि मैं अगर प्रेसिडेंट बनूंगा तो यहाँ पे स्लेव सिस्टम यानी जो दास प्रथा है उसको खत्म कर दूंगा। और जो ये 7 स्टेट थे यूएसए के, इन 7 स्टेट का जो कारोबार बिजनेस चलता था वो दास की वजह से ही चलता था, क्योंकि सारे जो शिप होते थे ना, जहाज, क्योंकि वो सारे 4 जो 7 स्टेट थे साउथ में अमेरिका के, वो सारे अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड थे, जो कि पूरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करते थे। यानी आयात निर्यात को जब 7 स्टेट करते थे तो उनको सामान को ढोने का, उतारने का जो शिप से काम करते थे वही दास करते थे। और उसी दास प्रथा को खत्म करने की बात अब्राहम लिंकन ने कह दी थी। तो यही वजह से 7 स्टेट चाहते थे कि हमारे बिजनेस हमारे ठप हो जाए, हमारा बिजनेस एकदम खत्म हो जाए। इससे अच्छा है कि हम अमेरिका से अलग हो जाएं। और क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कि अगर अमेरिका के स्टेट चाहें तो वो अलग हो सकते हैं देश से, लेकिन जब वो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए तब 7 स्टेट को बहुत ही निराशा झेलनी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लिखा तो जरूर गया है लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार हमको है, इसलिए आप चले जाइए। इस तरह से निराश होकर के ये 7 स्टेट चले जाते हैं और बाद में सिविल वॉर भी हो जाता है, एक तरह से गृह युद्ध हो जाता है अमेरिका में। ये 7 स्टेट जो है वो पूरे अमेरिका के खिलाफ लड़ने लगते हैं, लेकिन उस समय अब्राहम लिंकन क्योंकि जीत जाते हैं ना, इसी वजह से वो 7 स्टेट में सिविल जो दास प्रथा होती है, यानी मैं कहूं अगर स्लेव सिस्टम होता है उसको खत्म कर देते हैं, और इसके बाद सिविल वॉर शुरू हो जाता है अमेरिका में। और उसी के तहत एक व्यक्ति जाकर अब्राहम लिंकन को असैसिनेट यानी गोली भी मार देता है। ठीक है, इसी की वजह से ये 7 स्टेट में से एक बंदा जाकर अब्राहम लिंकन को गोली भी मार देता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी सो फार? तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं इमरजेंसी की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी। पहला कौन होता है? नेशनल, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, कॉपी में नोट करते रहिएगा। दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति शासन हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बात की गई है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में बात की गई है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 3 टाइप के मैंने आपको इमरजेंसी की बातें बता दी है। और एक बात अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भारत में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इमरजेंसी कितने बार डिक्लेयर हुई है। तो याद रखिएगा आज तक भारत में
दोस्तों 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। कौन कौन से देखिएगा, पहली बार हुई थी 1962 में, जब भारत और दोस्तों इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, उस टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। और इसी की वजह से 1964 में दोस्तों भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का हार्ट अटैक से डेथ भी हो जाता है। ठीक है, 17 साल लगभग ये प्रधानमंत्री रहते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 16 साल 283 दिन वो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बात मैं बताता हूँ, दूसरा देखिए, दूसरा है, अगर मैं बात करूं दूसरी बार कब होता है तो 1971 में होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया में। तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। याद करिए, जब बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश जब बना था तो वो उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान से उसको बांग्लादेश बनाया गया 1971 में इंडिया के हेल्प से। उसके बाद तीसरी बार इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई दोस्तों, वो तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी जी ने किया था 1975 में। इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। ठीक है, आंतरिक कारणों से, कुछ इंटरनल रीजन से इंदिरा गांधी ने तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अगर मैं बताऊं कुछ और बातें आपको, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ, तो उसी की वजह से एक फोर्स की स्थापना की गई जिसका नाम है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, आईटीबीपी की स्थापना इंडिया और चाइना के युद्ध के बाद हुआ था 1962 में। और 1965 में एक बार युद्ध और हुआ था पाकिस्तान से, वो दूसरे ही ड्यूरेशन में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, उस बात को ध्यान रखिएगा। 1965 में एक और फोर्स बनी थी इंडिया में जिसका नाम था बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं, और आईटीबीपी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे रहते हैं। ठीक है, ये फोर्स दोनों याद रखिएगा स्पेशली बनाए गए थे। 1965 में बीएसएफ बनाया गया क्योंकि 1965 में भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। तो अब तक कितने बार प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी? तो दोस्तों आंसर होगा 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स डिक्लेयर किया है। मैंने आपको तीनों बार बता दिया कौन कौन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? दोस्तों अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 36 से, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और मैं अगर बात करूं तो इसको लिया गया था आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। और मैं अगर और बात करूं इसकी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, चैलेंज आप नहीं कर सकते, ये चैलेंज इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये पार्ट 4th में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यानी भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। ठीक है, और मैं अगर बात करूं भाग 3 में, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट की बात की गई है, जो कि यूएसए से लिया गया है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत हटा दिया गया था, जिससे कि 7 से 1 कम 6 हो गया टोटल। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट कौन से में है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की बात की गई है, यूएसए से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, भाग 1 में किसकी बात की गई है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, स्टेट और यूटीज की बात की गई है भाग 1 में। ठीक, और भाग 2 में किसकी बात की गई है? पार्ट 2 में बात की गई है सिटीजनशिप की, यानी नागरिकता की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने चारों आपको बता दिया है, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है इसका। और जब आप बाद में इन सब क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? हु इज द फाइनल अपीलिएट कोर्ट? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि फाइनल अपीलिएट कोर्ट का, तो देखिए सबसे पहले आप कोई भी मामला होता है, क्राइम होता है, तो उसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंसान जाता है ना, जिला न्यायालय में जाता है। ये हम थोड़े से हाई लेवल की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद वो कहाँ जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो कहाँ जाता है भाई साहब? कमिश्नरी में जाता है। ठीक है, कमिश्नरी के बाद जो है कहाँ जाता है? कमिश्नरी में जाता है नहीं। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद जाता है दोस्तों हाई कोर्ट में।
फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से भी उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि हाँ मैं डिसीजन अच्छा नहीं लगा या मुझे लगता है कि डिसीजन सही नहीं हुआ है, तो वो लास्ट में जो है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे तो ये लास्ट डिसीजन होता है। इसका मतलब अंतिम अपीलीय न्यायालय आपका है कौन? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के आर्टिकल 124 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं अगर बात करूं तो दोस्तों आर्टिकल 143 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट चाहे तो अपने मन से कोई भी संवैधानिक मामलों में यानी लीगल नॉलेज में कोई जानकारी ले सकता है प्रेसिडेंट। ये बात साफ साफ लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 में। 143वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायिक मामले में या किसी भी कानूनी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं अगर बात करूं उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 214 में बात किया गया है 214 में, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो आर्टिकल 148 में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में बात किया गया है सीएजी की। सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसी भी भारत के एक्सपेंडिचर के, मतलब कहने का ये है कि भारत सरकार में जितने भी खर्चे होते हैं उसका लेखा जोखा कोई रखता है, तो वो रखता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में है? 148 आर्टिकल में है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों तो ये रिपोर्ट करता है किसको? ये रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें बात करूं क्वेश्चन में तो कितने वर्षों का इसका कार्यकाल होता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148 में ये बात कही गई है कि एक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जो कि 6 वर्ष या 65 साल की पूरे उम्र तक होगा। जो भी पहले हो जाए इसके पहले वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, या तो 6 साल या तो 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय हुम इज द ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर? देखिए, अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो दोस्तों आर्टिकल 155 यानी 155वें अनुच्छेद में राज्यपाल की बात की गई है भारत के संविधान में। और मैं गवर्नर की बात करूं तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का ये। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, और इसके साथ साथ इसको अध्यादेश जारी करने की भी पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 213 आर्टिकल के तहत, जबकि राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जिससे कि 6 महीने तक वो कानून लागू रहता है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर को जो ओथ दिलाता है, राज्यपाल को पद की जो शपथ दिलाता है, वो दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वो होता है स्टेट का, जाहिर सी बात है स्टेट का होता है। ठीक है ना, और प्रेसिडेंट पूरे देश का होता है, यानी पूरे हमारे इंडिया का होता है। तो स्टेट के जितने भी होते हैं वो अलग अलग उनके क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इनको क्या करते हैं, ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। यानी इस बात को याद रखिएगा कि जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट, उनमें अगर कोई भी गवर्नर को ओथ दिलाना है, शपथ दिलाना है, तो उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वही उनको शपथ दिलाएंगे, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, एक, राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं राइट टू राइट टू लाइफ
एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये फ्रांस की क्रांति से भारत के संविधान में हूबहू कॉपी कर लिए गए हैं। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, ठीक है। लिबर्टी यानी आज़ादी, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये तीनों चीजें जो है वो भारत के संविधान में फ्रांस के क्रांति से लिए गए हैं, इसको याद रखिएगा। तो भारत के संविधान में जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये लिया गया है फंडामेंटल राइट से, जो कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। आर्टिकल 21 में लिखा गया है ये बात कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ का उसके अधिकार होगा, ये फंडामेंटल राइट में बात किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात करता है ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये भैया 2 करोड़ का क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ये केबीसी का है, 2 करोड़ का। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा है? बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि नंबर्स में 11 है, यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। और मैं अगर बात करूं तो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य भारत में वर्णित है। आर्टिकल 51 के ए में याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और मैं अगर बात करूं मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों पार्ट 4A में इसकी बात की गई है, याद रखिएगा। तो पार्ट 4A में भी मौलिक कर्तव्य दिया गया है, और अगर आर्टिकल पूछे तो 51 के ए में। तो मैं अगर बात करूं तो जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य उस वक्त शामिल नहीं था, लेकिन भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट 1976 में दरअसल संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और मैं अगर बात करूं तो इसको रिकमेंड किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने का रिकमेंडेशन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। आज का 10वां क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात करूं मैं, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है, और राज्यसभा में 250 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसमें 12 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। इस बात को ध्यान रखना है, राज्यसभा के 12 मेंबर को अपॉइंट करता है, वो नॉमिनेट करता है, बोल सकते हैं बेहतर होगा, नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लिटरेचर के फील्ड में अच्छा होंगे या आर्ट के फील्ड में अच्छा होंगे, ठीक है, साइंस के फील्ड में अच्छे होंगे, तो नॉमिनेट करेगा ऐसे लोगों को भारत का राष्ट्रपति, 12 लोगों को, ठीक। और इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है एक राज्यसभा के मेंबर का, तो वो 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। 30 साल की उम्र में कम से कम 30 साल का उम्र होना चाहिए अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या मैंने अभी आपको बताया है, 250 जो है वो अधिकतम संख्या राज्यसभा के सदस्यों की हो सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 250, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनी बिल एंड वेयर इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है और इसे कहाँ पेश किया जाता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 110 राज्यसभा, आर्टिकल 110 लोकसभा, आर्टिकल 121 राज्यसभा या आर्टिकल 121 लोकसभा। तो सबसे पहले धन विधेयक की बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। धन विधेयक याद रखिएगा हमेशा लोकसभा से रिलेटेड होता है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो ये तो
पक्की बात है कि लोकसभा आंसर में आएगा, राज्यसभा वाला आंसर काट दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है एलिमिनेशन राउंड, ठीक है। तो दो ही आंसर हो सकता है, या तो बी या तो डी, ठीक है। दो तो आंसर कट गए हम लोगों के ऑप्शन में, ठीक। अब लोकसभा में जब प्रस्तुत किया जाता है तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल धन धन 10, धन 10, देखिए 2 अक्षर का धन भी है और 2 अक्षर का 10 भी है, इसलिए 110 आर्टिकल में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 110 एक आर्टिकल है जिसमें धन विधेयक यानी मनी बिल की बात की गई है। तो मनी बिल के बारे में एक्सप्लेनेशन जो किया गया है वो आर्टिकल 110 में किया गया है, और इसका डिसीजन लेता है कौन, लोकसभा का स्पीकर। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, इस बात का डिसीजन लोकसभा का स्पीकर लेता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 110 लोकसभा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा सदस्य बनने के लिए पात्रता का मानदंड नहीं है। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। लोकसभा का सदस्य यानी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग और उसको सोल्यूशन करके देखते हैं कि क्या इसमें से कोई ऑप्शन है जो कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। पहला है आयु 25 वर्ष, यानी एज जो है वो 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल, अगर इतनी होगी 25 साल या इससे अधिक होगी तो आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, पहली बात सही है। दूसरा है मानसिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, बिल्कुल सही बात है, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। उम्मीदवार को लाभ के पद पर नहीं होना, हाँ, हाउस ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है, हाउस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कि आप पहले से ही किसी प्रॉफिट के पोस्ट पर हैं, यानी कोई सैलरी कोई इनकम आपको गवर्नमेंट की मिल रही हो, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है, तब भी आप राष्ट्रपति, तब भी आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। ये बात तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे मानदंड नहीं है पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है, तो ऑप्शन डी तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं होगा, यही नहीं होगा तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है। ये तीनों तो सही हैं, ये तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए होना चाहिए, लेकिन कौन सा नहीं है, तो कला क्षेत्र से होना ये कोई जरूरी नहीं है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कला के फील्ड में निपुण होना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा आर्ट के फील्ड में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे खेसारी लाल यादव हैं, वो बन गए क्या, वो बन गए भाई साहब सांसद, क्या उनको कला बहुत अच्छा आता है, हैं? ये अलग बात है कि उनका फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा सामने। संप्रभु भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रभु का मतलब सोवरिन कंट्री, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई भी भाग किसी अन्य देश को दे सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। तो मैं अगर बात करूं तो संप्रभु का मतलब किसी भी देश पर भारत का, मतलब भारत का किसी दूसरे देश पर, दूसरा देश के भारत पर किसी का अधिकार नहीं है। यानी जैसे मैं बात करूं तो इंग्लैंड का भारत के ऊपर पहले उपनिवेश हुआ करता था, लेकिन अब किसी का नहीं है। इसका मतलब भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश अब नहीं रहा है, किसी की कॉलोनी नहीं रही है, अब भारत एक अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत किसी अन्य देश का कॉलोनी नहीं है, उपनिवेश नहीं है। संप्रभु भारत यानी सॉवरिन कंट्री का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। और मैं आपको बोल दूं दोस्तों कि ये पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर पॉलिटी का पार्ट 4 है जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, पार्ट 3 ऑलरेडी 1, 2 और 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जाकर उसको कमेंट सेक्शन में मैं पिन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप वीडियो में चले जाएंगे तो आप जो है वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जो 1, 2 और 3rd पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नोट बना लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस से चल रहे हैं सीरीज को, तो उसको ध्यान से समझ करके जाके नोट बना लीजिएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के पद का तो बहुत बार मैं बता चुका हूं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 52वें अनुच्छेद में ये बात है, ठीक है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे। हु वॉज द
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी अनअपोज्ड का मतलब उनका कोई अपोजिशन उठा ही नहीं, ये अकेले उठे और अकेले जीत गए, इनके सामने कोई लड़ने ही वाला नहीं सामने आया, ठीक है ना। तो वो थे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना, इनको हम नीलम संजीव रेड्डी भी कह देते हैं। नीलम संजीव रेड्डी करेक्ट आंसर होगा। उन्हीं को निर्विरोध चुना गया था, अनअपोज्ड चुना गया था, इनके सामने कोई अगेंस्ट में इनके नहीं खड़ा हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के, ये कांग्रेस के थे पहले, लेकिन बाद में इन्होंने जनता पार्टी में अपने पार्टी को मर्ज कर लिया था, यानी जनता पार्टी के मेंबर बन गए थे। आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी ये रहे थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ये रहे थे, कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। और मैं अगर बात करूं राष्ट्रपति की दोस्तों, तो भारत में राष्ट्रपतियों का क्रम जो है, सीक्वेंस है, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, आपको याद कर लीजिएगा। राजा की राधा, राजा की राधा जाकर गिरी, ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए। राजा का मतलब राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राधा का मतलब राधा कृष्णन, ठीक है, ये पहले राष्ट्रपति थे, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, थे। और उसके बाद जाकर का मतलब जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद गिरी, गिरी का मतलब वीवी गिरी, कौन? वी, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, वी गिरी, वी वी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इस तरह से आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, याद रखिएगा। और पांचवें जो थे, ठीक है, वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के समय में इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 266, आर्टिकल 112, आर्टिकल 265 या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैं बात करूं बजट की, तो बजट दरअसल इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के, वो दूसरे शब्दों में लिखा गया है। इसको हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दरअसल बजट जो है वो इंग्लैंड में बोगी बोगी लेके जाते थे, दरअसल कुछ अलग लैंग्वेज में कहा जाता था, उसी से वो शब्द आया, क्योंकि वो दरअसल बैग को ना बागो बागो बाजार बाजार कहते थे, तो बाद में उसी शब्द से बजट शब्द आया। और आर्टिकल 112 में बजट का यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है। आर्टिकल 112 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त भारत के कौन है? तो अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त जो है वो भारत के चीफ जस्टिस कौन से हैं? 50वें हैं। कौन? DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। और इनको अगर किसी ने, मैं बात करूं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाने का काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये दरअसल नेशनल लेवल पे है, क्यों? क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसका मतलब ये नेशनल लेवल को प्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं स्टेट के होते, यानी इंडिया के न होकर के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते तो उनको राज्यपाल दिलाता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही इंडिया की बात आ जाती है, देश की बात आ जाती है, तो वहां पे सबसे बड़े पोस्ट पे आ जाती है बात गवर्नर, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो प्रेसिडेंट का लड़का एक तरह से होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो काम नेशनल लेवल पे करता है वही काम स्टेट लेवल पर
गवर्नर करता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उन्हें क्षमादान दे सकता है। हु कैन ग्रांट पर्डन टू ए पर्सन फाउंड गिल्टी। क्षमादान आर्टिकल्स 72 में पर्डन यानी क्षमादान करने की बात करी गई है, और ये दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्षमादान दे सकता है किसी भी व्यक्ति को अगर सजा मिल गई है, मौत की सजा मिल गई है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, या कोई उम्र कैद की सजा दे दी गई है, तो उसके उम्र कैद की सजा को कम करने, यहाँ तक कि डेथ पेनाल्टी को कम भी किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा भारत के। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कम कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। हु डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। 356 में मैंने बताया है अभी स्टार्टिंग में, कौन करता है डिक्लेयर, तो डिक्लेयर करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक है, इसको राष्ट्रपति शासन भी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उदय प्रताप कॉलेज और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, टीडी कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनकी आप फुल फ्लेज एकदम सीक्वेंस से बेहतरीन बेस्ट फैकल्टी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो जिस भी एग्जाम में दोस्तों पॉलिटी या इन सब से रिलेटेड हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, अगर आपको तगड़ी तैयारी करनी है तो डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज में आप इनरोल होकर के हमारे एकदम ज़बरदस्त क्रैक एग्ज़ाम करने की तैयारी कर सकते हैं, और आपको उसमें फुल प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो लेक्चर, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।